गरीब माँ की अफसर बेटी। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल नहीं जाएगी? लेकिन क्यों बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब स्कूल नहीं जाना माँ। मुझे आपके साथ काम करना है। अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा। माँ, आज स्कूल की फीस मंगवाई है। अरे, तो फीस मंगवाई है तो मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? मुझे नहीं पता, घर में पैसे नहीं है। पिछले एक हफ्ते से हम अचार के साथ सूखी रोटी खा रहे हैं। दाल सब्जी लेने के लिए तक पैसे नहीं है, फिर मेरे स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? मैं आज से ना आपके साथ काम करने के लिए जाया करूंगी और आपकी मदद किया करूंगी। पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है। मैंने तेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया है। तुझे पता है ना, हम चाहे खाना कैसा भी खाएं, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, समझी तू? ऐसा बोलकर सीमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तू आज स्कूल जा, मैं आज ही कुछ करती हूँ। माँ, आप मुझे कर्ज लेकर क्यों पढ़ा रही हो? बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये बात सोचकर परेशान मत हो। माँ, आप कर्ज लेकर मुझे मत पढ़ाओ। मुझे ऐसे स्कूल नहीं जाना। वहाँ सब मेरा मजाक बनाते हैं माँ। मेरे टिफिन में सूखी रोटी देखकर हंसते हैं वो लोग मुझ पर। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। तू भूल क्यों जाती है कि तुझे बड़ी सरकारी अफसर बनना है? तुझे दिखाना है और अपने बापू का सपना पूरा करना है। लोगों का हम पर हंसना, बातें बनाना, ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो सिर्फ हमारे सपने की तरफ देख बेटा। लोग क्या बोलते हैं उनको बोलने दे, समझी? अपनी माँ की बातें सुनकर कामिनी रोने लगती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। ये कहानी है सीमा और उसकी बेटी की। सीमा की बेटी कामिनी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। सीमा का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। अब कामिनी की ही सारी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर थी। सीमा गांव के घर में ही काम किया करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। सीमा के पति अशोक का सपना था कि उसकी बेटी सरकारी अफसर बने। वही सपना आज सीमा पूरा करना चाहती थी और बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। अगले दिन सीमा कहीं से उधारी मांगकर कामिनी के स्कूल की फीस भर देती है और ऐसे ही 2 साल बीत गए और कामिनी कॉलेज में पहुंच गई थी। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कॉलेज के साथ साथ कोचिंग लेनी है, तो उसकी फीस 20,000 रुपए देनी है माँ। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, आज पैसे आ जाएंगे। तू कल फीस जमा करा देना, ठीक है? ठीक है माँ। कामिनी कॉलेज चली जाती है, लेकिन सीमा को कैसे भी करके आज पैसे लाने थे। सीमा काम पर चली जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती है। मैडम जी, मुझे 20,000 रुपए उधार मिल सकते हैं? मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। 20,000 रुपए? लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? वो मैडम जी, मेरी बेटी सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग ले रही है, उसकी फीस जमा करवानी है। हाँ, अरे अपनी बेटी को मना करो ये कोचिंग जाने से, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तुम लोगों का तो धंधा बन गया है। वैसे भी मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, समझी? सीमा बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या करूं? किससे पैसे मांगूं? सीमा एक गरीब मजदूर थी, उसके पास 20,000 कहाँ से आते? बेटी की पढ़ाई का खर्च तो उठाना ही था, इसलिए सीमा कर्ज लेकर काम चलाने का सोचती है। एक काम करती हूँ, सेठ जी के पास जाती हूँ। माना वो थोड़ा ज्यादा ब्याज पर पैसे देंगे, लेकिन पैसे तो मिल जाएंगे। यही सोचकर सीमा सेठ धनीलाल की हवेली पर पहुंचती है। वहां सेठ धनीलाल और उसके मुंशी सीमा को देखते ही उस पर बातें कसने लगते हैं। लो जी, इस गांव की समझदार औरत आ गई है। तुम्हें पता है उसकी बेटी कॉलेज जाती है? हाँ सेठ जी, गांव वालों से सुना है कि ये सीमा उसको सरकारी अफसर बनाना चाहती है। हाँ हाँ, आज तो सरकारी अफसर की माँ यहाँ क्या करने आई है? पता नहीं कहाँ चली आ रही है। नमस्ते सेठ जी, वो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे।
सेठ जी, ये तो फिर से आपसे पैसे लेने आई है। अरे नहीं नहीं, ध्यान से सुन, वो पहले वाले पैसे देने आई होगी। तभी सीमा सेठ धनीलाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए का कर्ज चाहिए, मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी। क्यों रे, पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं जा रहा, अब नया कर्ज लेने आ गई। अरे कोई शर्म वरम है या नहीं तुम लोगों को? सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस इस बार कर्ज दे दीजिए, 1 साल में सारा पैसा आपका पक्का लौटा दूंगी। अरे मैं कहता हूँ सेठ जी, इसे कर्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सीमा दोनों हाथ जोड़कर सेठ के आगे घुटने टेक देती है। सेठ जी, एक बार कर्ज दे दो, मैं साल के अंदर ही आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ठीक है, पैसे तो तुम आज ले जाओ, लेकिन याद रखना 1 साल में कर्ज लौटा देना। आप चिंता न करें सेठ जी, मैं साल भर में ही आपका सारा कर्ज लौटा दूंगी। उसके बाद सीमा पैसे लेकर अपने घर आती है और उसके जाते ही सेठ का मुंशी हंसते हुए कहता है, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अरे भला ये मजदूर औरत आपका कर्ज कहाँ से चुका पाएगी? अरे क्या मुंशी, अब भी नहीं समझा क्या तू? मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सीमा मेरा कर्ज ना चुका पाए। फिर आपने इसे कर्ज दिया ही क्यों? अरे उसका मकान देखा है, मेन रोड पर बना हुआ है, उस पर कब्जा करूंगा तो लाखों की प्रॉपर्टी हाथ आएगी। तभी मैं सोचूं सेठ जी, सरकार ऐसे तो किसी पर दया नहीं दिखाते। मैंने सेठ जी से पैसे ले तो लिए, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं उनके पैसे साल भर में लौटा सकूं। अब सीमा एक से ज्यादा लोगों के घरों में काम करने लगी। पूरा पूरा दिन वो लोगों के घरों में काम करती थी और समय भी नहीं होता था उसे कि वो थोड़ा सा सो सके। और ऐसे ही समय बीतता गया। माँ, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? पूरा दिन घर से बाहर काम ही करती रहती हो। बेटा, काम नहीं करूंगी तो सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगी? तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो सब ठीक है माँ, लेकिन मुझे डर लगता है। आप मेरी पढ़ाई के लिए सेठ जी से कर्ज लेते हो, वो मुझे ठीक नहीं लगते। सब कहते हैं कि वो बहुत बेईमान है। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, पर अभी हम मजबूर है ना। इस बार तुम सरकारी अफसर बन जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद कामिनी का सरकारी नौकरी का पेपर भी आ जाता है। अब कामिनी दिन रात पढ़ाई करने में लगी हुई थी और इधर सीमा लगातार काम करके बहुत कमजोर हो गई थी। उससे ज्यादा काम भी नहीं हो पाता था। कुछ दिन के बाद सीमा को मजदूरी मिलना बंद हो जाता है। वो रोज काम ढूंढने के लिए जाती और खाली हाथ ही घर लौट आती थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आजकल रोज खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ता है। कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही, क्या करूं? सुनो जी, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे नहीं हो पा रहा यहाँ काम। मैं काम ढूंढने के लिए जाती हूँ, लेकिन लोग मजदूरी देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे अब आराम की जरूरत है, मैं काम नहीं कर सकती। आप क्यों चले गए हमें छोड़कर? मुझसे अब और नहीं होगा। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। कामिनी ये सारी बातें सुन रही थी। वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, आप ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है माँ, बस अब कुछ और दिन मैं सब ठीक कर दूंगी माँ। 2 दिन बाद कामिनी का पेपर हो जाता है और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और इधर सीमा को सेठ के कर्ज की चिंता सताने लगी थी। कामिनी रोते रोते खुद से कहती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे आप जैसी माँ मिली है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको अफसर जरूर बनकर दिखाऊंगी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन सेठ धनीलाल और उसका मुंशी सीमा के घर आते हैं। अरे कोई है यहाँ? कहाँ मर गए सब? मुंशी की आवाज सुनकर सीमा बाहर आती है
नमस्ते सेठ जी। क्यों रे सीमा, 1 साल का करार तो पूरा हुआ। चल अब निकल यहाँ से, या मेरे सारे पैसे निकाल। वो सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। 6 महीने का समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। ये सुनकर सेठ सीमा पर गुस्सा हो जाता है और वो गाली गलौज पर उतर आता है। क्यों रे, तू यहाँ आराम से बैठी है और मेरा कर्ज क्या तेरा मरा हुआ पति चुकाएगा? मेरे सारे पैसे सूद समेत अभी लौटा देना, समझी? वरना तुम्हारी बेटी को घसीट घसीट कर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? तभी वहाँ कामिनी आती है और सेठ की बदतमीजी देखकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। देखिए, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे आप? कामिनी की बात सुनकर सेठ चुप हो जाता है। ये तेरी छोरी कलेक्टर है क्या? ये तो बड़े घमंड से पुलिस को बुलाने की बात कर रही है। अरे सेठ जी, अपनी इस बेटी को कलेक्टर बनाने के लिए ही तो इसने कर्ज लिया था। ये सुनकर सेठ चौंक जाता है और सीमा की गरीबी पर हंसते हुए कहता है, गरीब मजदूर की बेटी और कलेक्टर, ये तो बहुत बढ़िया सपना है। मुंशी, मैं भी तो देखूं गरीब की बेटी कैसे कलेक्टर बनती है। ऐसा कहकर सेठ और मुंशी सीमा के घर से चले जाते हैं, मगर फिर सेठ ताव में आकर कहता है, अरे मुंशी जी, वो छोरी पुलिस को बुलाने की बात कर रही थी। हाँ सेठ जी, उस बेचारी को क्या पता कि पुलिस वाले भी तो पैसे वालों की सुनते हैं। तो फिर उस इंस्पेक्टर अशोक को बुला। मुंशी और उस इंस्पेक्टर अशोक से उनकी अच्छी चलती थी और वो इंस्पेक्टर अशोक और सेठ के हर काम करता था। इसलिए वो अशोक इंस्पेक्टर को बुलाता है और अपनी उसे सारी कहानी बताता है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर अशोक कहता है, अरे सेठ जी, कर्ज के बदले उस सीमा का घर ही तो चाहिए ना, समझ लीजिए मिल जाएगा। आप बस दोनों चौकी में 20-20 हजार दे दीजिए। ये कहकर इंस्पेक्टर अशोक सेठ से रिश्वत का पैसा लेकर वहां से चला जाता है, मगर 2 महीने तक कोई कार्यवाही उसे नजर नहीं आती। तो ये देखकर सेठ बहुत बेचैन हो उठता है। अरे मुंशी जी, लगता है उस पुलिस वाले से उस विधवा और उसकी बेटी का इलाज ना हो पाएगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा सेठ जी, आज ही उस सीमा को घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। उसकी बेटी बीच में आई तो उसे भी घसीट देंगे। यही करेंगे सेठ जी, तभी तो घर पर कब्जा मिलेगा। ये कहकर सेठ अपने मुंशी और कुछ गुंडों के साथ उस गरीब सीमा के घर पहुंच जाता है उस पर अत्याचार करने के लिए। सेठ के आदमी सीमा के घर के अंदर घुसकर सारा सामान बाहर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप? कौन हो? ऐसे सामान क्यों फेंक रहे हो? आदमी सीमा को धक्का मारता है और तभी सेठ बोलता है, अरे चलो रे चलो, जल्दी निकालो इन्हें घर से बाहर, अब ये घर हमारा हुआ। सेठ जी, हम पर दया करो, हमें घर से मत निकालो सेठ जी। अरे आज इसकी कलेक्टर बेटी नहीं है, आखिर कहाँ गई वो? हिम्मत है तो उसे भी बुला ले, आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। सेठ ये कह ही रहा होता है कि तभी सीमा के घर के सामने कई सारी सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। अरे तुम सब इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? क्या कर दिया इसने? चुप रहो सेठ जी, ये कामिनी मैडम है, हमारे जिले की नई कलेक्टर है। क्या इस गरीब की बेटी जिला कलेक्टर? जी सेठ जी, जिला कलेक्टर। अब तो यकीन आ गया होगा ना कि गरीब के बच्चे कुछ भी बन सकते हैं। ये सुनकर सेठ का सिर झुक जाता है और तभी कामिनी अपनी माँ का कर्ज चुकाते हुए कहती है, ये लीजिए, अपने कर्ज के पैसे लीजिए और जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। वो किस लिए कलेक्टर साहिबा? वो इसलिए कि आपने कर्ज के नाम पर मेरी माँ पर अत्याचार किया है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। कामिनी के ऐसा कहते ही पुलिस सेठ को गिरफ्तार कर लेती है।
ये कहानी रामपुर नामक गांव की है, जहां सीमा नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। उसका पति सुभाष बहुत लालची और कामचोर था। सुभाष एक नंबर का नशेड़ी भी था। वहीं सीमा बहुत मेहनती थी। उसकी दो बेटियां थी, राधा और सुनैना। राधा महज 12 साल की थी और सुनैना 10 साल की। सुभाष एक फैक्ट्री में मजदूर था, लेकिन अब उसे वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने मैनेजर के 30,000 रुपए चुरा लिए थे। लेकिन ये सब करता देख उसे कैमरे में पाया गया। मालिक ने उसे मारपीट कर फैक्ट्री से निकाल दिया। अब सुभाष के पास कोई काम नहीं था और उल्टा वो शाम को शराब पीकर गाली गलौज किया करता था। आप शराब क्यों पीते हो जी? घर में दो दो बेटियां हैं, कम से कम उनकी तो शर्म करो। अरे तुम मुझसे जुबान लड़ाती है। अपने पैसे से पीता हूँ, तेरे बाप नहीं देता मुझे। दोनों बच्चियां अपने पापा से बहुत डरती थी और वो आज भूखी ही सो गई थी। हे भगवान, क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो पैसे जमा करके मैंने रखे थे, आज उनसे इन्होंने शराब पी ली और वो सारे पैसे ये जुए में हार गए। अगले दिन सीमा बाजार जाती है और अपनी बालियां बेचकर कुछ राशन का सामान घर लाती है। वो बाजार में राजमा चावल बेचना शुरू करती है क्योंकि घर चलाने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। सीमा को राजमा चावल बेचते हुए अभी 2 ही दिन हुए थे और सुभाष को सीमा का राजमा चावल बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात को सुभाष शराब पीकर आता है और जोर जोर से सीमा को गालियां दे रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और सुनैना तो रोने लगती है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सीमा जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अरे तुझे तो मैं बताता हूँ कैसे तू बाजार जाती है। सुभाष दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अरे ओ सीमा, सो गई क्या? दरवाजा बंद क्यों किया है? खोल। तुझे बाजार में खाना बेचने का बहुत शौक है ना? खोल दरवाजा। तेरे आज खाना बेचने का भूत उतारता हूं मैं। सुभाष दरवाजा पीटने लगता है और अंदर बच्चे डरे हुए थे। हर रोज शराब पीकर घर आते हो, कितनी बार बोला है ये सब मत किया करो। मैं आपकी इन हरकतों से तंग आ गई हूँ। आज मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम वहीं बाहर रहो। एक दिन ठंड में रहोगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अबे तू होती कौन है मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाली? एक बार घर के अंदर आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। सुभाष जोर जोर से गेट पर पैर मारता है और सामने पड़ी ईंट भी दरवाजे पर मार देता है। माँ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों बच्चियां बहुत डर गई थी। सीमा दोनों बच्चियों को साथ अपने अंदर लेकर सो जाती है और वो दरवाजा नहीं खोलती। इधर सुभाष पूरी रात बाहर ठंड में रहता है और उसे बहुत गुस्सा था। सुबह उठकर सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सुभाष गुस्से में अंदर घुस जाता है और सीमा को बहुत मारता है और उसका और दोनों बेटियों का सामान घर से बाहर निकालकर फेंक देता है। मुझे मेरे घर से निकालेगी है? चल अब तू मेरे घर से निकल। आज से तुम और तुम्हारी ये मनहूस बेटियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सुभाष अपनी बेटियों को मनहूस मानता था क्योंकि उसे लड़के की तमन्ना थी, पर उसे दोनों बार लड़कियां ही हुई। सुनिए जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए भगवान के लिए। वो सब मैं नहीं जानता। तुम सब मेरे लिए मर गए हो, अब कहीं और जाकर मरो। ऐसा बोलकर सुभाष दरवाजा बंद कर देता है। सीमा सुभाष के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, अब हम क्या करेंगे?
माँ पापा ने तो हमें घर से निकाल दिया, हम अब क्या करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। राधा कुछ पैसे निकालती है। माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, देखो। राधा के पास 2000 रुपए थे। ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, वो मैंने कल स्कूल में ना मैराथन में भाग लिया था और मैं फर्स्ट आई थी, तो ये उसी का इनाम है माँ। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? कैसे बताती माँ? कल जब हम स्कूल से घर आए तो आप राजमा चावल बेचने बाजार गए थे, और वैसे भी घर में एक पल की शांति भी नहीं है। हम इन पैसों से सब ठीक कर देंगे बेटा। मैं ना अपनी राजमा चावल की दुकान फिर से लगा लूंगी। अब सीमा और उसकी दोनों बच्चियां एक किराए का कमरा देखती हैं और एक ठेली लगाकर राजमा चावल बेचने लगती हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन आज उन्हें 100 रुपए की भी बिक्री बड़ी मुश्किल से हुई थी। उस दिन वो वही खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह सीमा बेचने के लिए राजमा चावल बनाने लगती है। उसी दिन राधा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठकर अपनी बहन का ध्यान रखना, समझी? मैं डॉक्टर से दवाई लेने जाती हूँ। सुने ना, दीदी का ध्यान रखना। हाँ, मैं कुछ देर में आती हूँ बेटा। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं दीदी का ध्यान रखूंगी। सीमा जल्दी से राजमा चावल बेचने जाती है ताकि कुछ बिक्री होने से उसके पास कुछ पैसे आ जाए और वो अपनी बेटी के लिए दवाई ले सके। बस जल्दी से 1-2 प्लेट की बिक्री हो जाए, कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी बच्ची की दवाई ले आऊंगी। भाई जी, राजमा चावल खाइए ना, बहुत अच्छे बने हैं। नहीं चाहिए बहन। इधर सुबह से दोपहर हो जाती है, उससे कोई भी राजमा चावल नहीं लेता। दूसरी तरफ राधा बुखार से तड़प रही थी। माँ, अब तक नहीं आई। दीदी, आप ठीक हो ना? राधा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, जिसे देख सुनैना बहुत डर जाती है। इधर सीमा की भी अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई थी। ये देखकर सीमा का मन बहुत उदास हो जाता है। इतनी देर में सुनैना भागते भागते सीमा के पास पहुंच जाती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना राधा दीदी के पास रहने के लिए, फिर तुम क्यों यहाँ आई हो? माँ, वो दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो कुछ नहीं बोल रही माँ। हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। सुनो, तुम यहीं रुको, अपनी दुकान संभालो, ठीक है? इसे छोड़कर कहीं मत जाना। इसी से दीदी की दवाइयाँ आएंगी बेटा। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं यहाँ देख लूंगी। राजमा चावल खा लीजिए अंकल जी, मेरी माँ ने बहुत अच्छे राजमा चावल बनाए हैं, एक बार खा के तो देखिए। नहीं चाहिए बेटा। बहुत देर हो जाती है, कोई राजमा चावल नहीं खाता। ये देखकर सुनैना का मन बहुत उदास हो जाता है। इधर सीमा राधा को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं और उसकी दवाइयां लाने के लिए बोलते हैं और अपनी फीस के लिए भी। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी दवाइयां लेकर आती हूँ। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे करेगी। हे भगवान, मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूं? मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है कि मैं पैसों की व्यवस्था कर सकूं। सीमा अस्पताल में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है। हे मेरे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। दूसरी तरफ सुनैना उदास होकर बैठी हुई थी और रोने लगती है। तभी वहां एक औरत आती है और वो सुनैना को रोता हुआ देखती है। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब है और उनका इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अगर पैसे नहीं मिले तो हमारी दीदी हमें छोड़कर भगवान के पास चली जाएगी। हम बहुत गरीब हैं आंटी। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते,
तुम तो बहुत अमीर हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो। अच्छा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें राजमा चावल खिलाओगी? सुनैना जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। हाँ आंटी जी, मैं आपको अभी राजमा चावल देती हूँ। और वो औरत अपने दोस्तों के साथ बाजार आई हुई थी। तभी वो अपनी सारी दोस्तों को वहां बुला लेती है। इतने में सीमा भी वहां आ जाती है। माँ, देखो ना, ये आंटी हमारे राजमा चावल खाना चाहती है। सीमा उन औरतों को देखकर बहुत खुश होती है और वो जल्दी से सबको राजमा चावल डालती है और उन्हें खाने के लिए देती है। सब राजमा चावल खा रहे थे। कितनी टेस्टी राजमा चावल बनाए हैं आपने। हाँ हाँ, बहुत टेस्टी है। कंचन जी, आप भी इसकी रेसिपी ले लो, हमें घर पर राजमा चावल बनाकर खिलाया करना। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। आपने तो कमाल कर दिया, मैंने आज तक ऐसे राजमा चावल कभी नहीं खाए। धन्यवाद जी। 5 प्लेट के कितने पैसे हुए? जी, 1 प्लेट के 50 रुपए हैं, आपके 250 रुपए हो गए हैं। वो औरत उसे 5000 रुपए निकाल कर देती है। ये क्या मैडम जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती हूँ। लेने तो आपको पड़ेंगे ही और हमारे साथ भी चलना पड़ेगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा नाम पूजा है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। मुझे सुनैना ने सब कुछ बताया। आप इस समय बहुत परेशानी में हो। हम आप जैसे लोगों की मदद करते हैं। हमारे एनजीओ में आपको अपनी बेटी के इलाज और पढ़ाई की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आप हमारे साथ भी रह सकती हो। हम आपके इस काम में आपकी मदद करेंगे और आप तो इतने अच्छे राजमा चावल भी बनाती हो। उस औरत की बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस औरत की बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम जी, आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या बनकर आई है। आप किसी भगवान या फरिश्ते से कम नहीं है मेरे लिए। थैंक्स आंटी जी। वेलकम बेटा। उसके बाद वो औरत सीमा के साथ अस्पताल जाती है और उसकी बेटी का इलाज करवाती है और अब राधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर पूजा सबको अपने एनजीओ में लेकर आती है, जहां और भी औरतें थी जो अपने काम में लगी हुई थी। अब सीमा और उसकी बेटियां भी वहां रहने लगती हैं। राधा और सुनैना अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और सीमा भी राजमा चावल बनाकर बेचती है। सीमा के बनाए राजमा चावल लोगों को बहुत पसंद आते हैं और लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आते थे। इधर सुभाष सीमा के पास आता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है, लेकिन सीमा सुभाष से कोई बात नहीं करती क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अब बहुत आगे बढ़ गई थी और उसे और उसकी बेटियों को सुभाष की अब कोई जरूरत नहीं थी। ये सुनकर सेठ चौंक जाता है और सीमा की गरीबी पर हंसते हुए कहता है, गरीब मजदूर की बेटी और कलेक्टर, ये तो बहुत बढ़िया सपना है। मुंशी, मैं भी तो देखूं गरीब की बेटी कैसे कलेक्टर बनती है। ऐसा कहकर सेठ और मुंशी सीमा के घर से चले जाते हैं, मगर फिर सेठ ताव में आकर कहता है, अरे मुंशी जी, वो छोरी पुलिस को बुलाने की बात कर रही थी। हाँ सेठ जी, उस बेचारी को क्या पता कि पुलिस वाले भी तो पैसे वालों की सुनते हैं। तो फिर उस इंस्पेक्टर अशोक को बुला। मुंशी और उस इंस्पेक्टर अशोक से उनकी अच्छी चलती थी और वो इंस्पेक्टर अशोक और सेठ के हर काम करता था। इसलिए वो अशोक इंस्पेक्टर को बुलाता है और अपनी उसे सारी कहानी बताता है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर अशोक कहता है, अरे सेठ जी, कर्ज के बदले उस सीमा का घर ही तो चाहिए ना, समझ लीजिए मिल जाएगा। आप बस दोनों चौकी में 20-20 हजार दे दीजिए। ये कहकर इंस्पेक्टर अशोक सेठ से रिश्वत का पैसा लेकर वहां से चला जाता है, मगर 2 महीने तक कोई कार्यवाही उसे नजर नहीं आती।